जने उसने ऑफिस पर नजर दौड़ाई। अब वो देहाती बच्चा अपने पिता की गोद में बैठ गया था। वो बीमार लग रहा था। ठीक है, मैंने कहा और समय देखा। थैंक्स, अंकित तुम्हारी देखभाल करेगा, उसने कहा। टीनेजर लड़का मुझे देखकर मुस्कुराया। राघव भीतर चला गया। प्लीज बैठ जाइए, अंकित ने खाली कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। समय काटने के लिए मैं अंकित से बतियाने लगा। यहां और कोई नहीं है, मैंने कहा। यहां 2 और स्टाफ मेंबर्स थे, अंकित ने कहा, लेकिन यहां तोड़फोड़ होने के बाद वे चले गए। उनके पेरेंट्स को लगा कि यह जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं है। फिर सैलरी भी नहीं मिल रही थी। तो तुमने काम क्यों नहीं छोड़ा, मैंने कहा। अंकित ने अपना सिर हिलाया। मैं राघव सर के साथ काम करना चाहता था, उसने कहा। क्यों, मैंने कहा। क्योंकि वे बहुत अच्छे इंसान हैं, अंकित ने कहा। मैं मुस्कुरा दिया, जबकि उसके शब्दों से मुझे भीतर तक ठेस पहुंची थी। ऑफिस तो इतना बुरा नजर नहीं आ रहा है, मैंने कहा। हमने इसकी सफाई की है, हालांकि हमारी प्रेस टूट चुकी है, हमारे पास कंप्यूटर भी नहीं है। तुम लोगों ने बहुत बड़ी स्टोरी की थी, तुम लोगों के ही कारण विधायक को इस्तीफा देना पड़ा। अंकित ने मेरी ओर देखा। मीडिया हमारी खबर को ले उड़ा, क्योंकि तब उन्हें उसकी जरूरत थी, लेकिन हमारी परवाह कौन करता है। फिर अभी तुम लोग कैसे काम कर रहे हो, मैंने पूछा। अंकित ने डेस्क की एक दराज खोली। उसने कागज की एक बड़ी सी शीट निकाली जिस पर हाथ से कुछ लिखा हुआ था। ये आर्टिकल सर लिखते हैं, मैं मैट्रिमोनियल्स लिखता हूं। हम इनकी फोटोकॉपी करते हैं और जितनी हो सकती हैं उतनी बांटते हैं। कितनी, मैंने पूछा। 400 कॉपियां। वे हाथ से लिखी और फोटोकॉपी की गई होती हैं। जाहिर है बहुत से लोग पेपर के स्वरूप को पसंद नहीं करते। मैंने A3 शीट पर नजर दौड़ाई। राघव ने वाराणसी की राशन की दुकानों में हो रही कालाबाजारी पर आर्टिकल्स लिखे थे। उसने हाथ से ही एक टेबल भी बनाई थी जिसमें बताया गया था कि असल कीमतें क्या हैं, कालाबाजार की कीमतें क्या हैं और इसके चलते दुकानदार कितना पैसा कमा रहे हैं। मैंने पन्ना पलटाया। उस पर लगभग 50 मैट्रिमोनियल्स थे। सभी सधे हुए हाथ से लिखे गए थे। 400 कॉपियां, इतने कम सर्कुलेशन के बाद तुम्हें विज्ञापन कैसे मिल पाते होंगे। अंकित ने कंधे उचका दी और कोई जवाब नहीं दिया। मुझे फोटोकॉपी शॉप पर जाना है, यदि आपको अकेले बैठकर इंतजार करना पड़े तो ऐतराज तो ना होगा। नो प्रॉब्लम, आई विल बी फाइन, मैं आराम से बैठते हुए कहा। मैंने अपना फोन देखा। आरती का मैसेज आया था, तुम जो भी करो उसके साथ अच्छे से पेश आना। मैंने फोन फिर अपनी जेब में रख लिया। मुझे सूट में गर्मी लग रही थी। मुझे एहसास हुआ कि फैन नहीं चल रहा है। फैन का स्विच कहाँ है, मैंने अंकित से पूछा। बिजली नहीं है, सॉरी, उन लोगों ने कनेक्शन भी काट दिया था, अंकित ने बाहर जाते हुए कहा। मैंने अपनी जैकेट निकाली और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए। मैंने सोचा कि इस जगह इंतजार करने से तो बेहतर है कि मैं अपनी कार में बैठकर वेट करूं, लेकिन अब ड्राइवर को वापस बुलाना बहुत पेचीदा होता। मैं एयर कंडीशन माहौल का जरूरत से ज्यादा आदी हो चुका था। इस गर्म कमरे ने मुझे बाबा के साथ बिताए अपने शुरुआती दिनों की याद दिला दी। पता नहीं क्यों, लेकिन दूसरे कमरे में अपने पिता की गोद में सो रहा बच्चा भी मुझे बाबा और अपनी याद दिला रहा था। मैंने अपनी आंख के कोने से फिर भीतर देखा। किसान की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उसकी बात सुनने के लिए झुका। मैं अपने एक बच्चा और बीवी को गंवा चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि अपने परिवार के किसी और सदस्य को गंवाऊं। अब बस मेरे परिवार में यही बच्चा रह गया है, वो हाथ जोड़कर कह रहा था। बिड्डू जी, मैं आपकी बात समझता हूं। मेरी पेपर में बैमनापुरा प्लांट घोटाले के बारे में बड़ी खबर छपी थी। उसी वजह से उन लोगों ने मेरा ऑफिस भी तहस नहस कर दिया। लेकिन आप आकर मेरे गांव रोशनपुर की हालत देखिए। हर तरफ गंदगी मची हुई है। गांव के आधे बच्चे बीमार पड़ चुके हैं। 6 की पहले ही मौत हो चुकी है। रोशनपुर में एक और प्लांट है, शायद वहां भी किसी ने सरकार को धोखा दिया है, लेकिन कोई भी इसकी शिकायत नहीं कर रहा है। अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ही हमारी एकमात्र उम्मीद हैं। किसान ने अपनी पगड़ी उतारी और राघव की डेस्क पर रख दी। ये आप क्या कर रहे हैं बिड्डू जी? राघव ने उस लाचार आदमी को उसकी पगड़ी लौटाते हुए कहा। मेरी कोई हैसियत नहीं है। मेरा अखबार बंद होने वाला है। हम हाथ से लिखी चंद कॉपियां बांटते हैं, जिनमें से अधिकतर तो रद्दी की टोकरी में चली जाती हैं। मैंने अपने बेटे से कहा था कि आप इस शहर में सबसे बहादुर और सबसे ईमानदार आदमी हैं, बिड्डू ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। राघव निराशा से मुस्कुरा दिया। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, उसने कहा। कम से कम सरकार ही हमारे बच्चों के लिए डॉक्टर्स भिजवा देती। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोषियों को सजा मिलती या नहीं मिलती, उसने कहा। राघव ने गहरी सांस छोड़ी। उसने कुछ कहने से पहले अपनी गर्दन खुजाई।
ठीक है, मैं आपके गांव आऊंगा और एक खबर लिखूंगा। अभी तक हमारा सर्कुलेशन कम है, लेकिन यदि हमारा अखबार बचा रहा तो हम बाद में एक बार इस पर बड़ी खबर भी करेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता, ठीक है? धन्यवाद राघव जी, उसने कहा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। और मेरे एक दोस्त के पिता डॉक्टर हैं, मैं उनसे बात करके देखता हूं कि वे आपके गांव जा सकते हैं या नहीं। राघव उठ खड़ा हुआ। वो किसान भी खड़ा हो गया। उसका बेटा जाग गया। वो राघव के पैर छूने के लिए आगे झुका। अरे ऐसा मत करो, राघव ने कहा। मुझे अभी 1 मिनट से मिलना है, उसके बाद आज ही तुम्हारे गांव चलते हैं। यहां से कितनी दूर है? 120 किलोमीटर। आपको वहां तक पहुंचने के लिए 3 बसें बदलनी होंगी, किसान ने कहा। इसमें कम से कम 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो प्लीज थोड़ी देर इंतजार कीजिए। राघव उन दोनों को ऑफिस से बाहर ले आया। यहां बैठ जाइए बिट्टू जी, राघव ने कहा और मेरी ओर देखा। 2 मिनट गोपाल, मैं अपना ऑफिस साफ कर लेता हूं। मैंने सिर हिला दिया। राघव भीतर गया और अपने डेस्क पर बिखरे कागजों को जमाने लगा। किसान अंकित की कुर्सी पर मेरे सामने बैठ गया। हम एक दूसरे को देखकर सरसरी तौर पर मुस्कुराए। इसका नाम क्या है? मैंने बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, जो फिर से उसकी गोद में सोने लगा था। केशव, किसान ने अपने बेटे के माथे पर थपथकियां देते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया और चुप हो गया। मैं अपने फोन के साथ खेल रहा था और उसे ऊपर नीचे फ्लिप कर रहा था। मैं अपनी पैंट की जेब में मर्सिडीज की डुप्लीकेट चाबी टटोरने लगा। मैं उसे इस खास मौके के लिए लाया था। बाबा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? केशव ने अपनी पतली सी आवाज में कहा। बेवकूफ लड़का, क्या बकवास कर रहे हो? किसान ने कहा। मुझे उस बच्चे पर तरस आने लगा जो शायद बड़ा होने पर अपनी मां को याद भी ना कर पाएगा, मेरी तरह। मैंने अपनी जेब में रखी चाबी को कसकर पकड़ लिया, मानो इतने भर से मैं अच्छा महसूस करने लगूंगा। राघव अपनी डेस्क और कुर्सी की धूल झाड़ रहा था। उसका अखबार 1 हफ्ते में बंद हो सकता था और उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। इसके बावजूद वो इन लोगों की मदद करने के लिए इतनी दूर बस से गांव को जाने के लिए तैयार था। उन लोगों ने उसका ऑफिस तो तहस नहस कर दिया था, लेकिन वे उसका हौसला नहीं तोड़ पाए थे। मैंने चाबी को और कसकर पकड़ लिया ताकि खुद को यह दिलासा दे सकूं कि मैं ही यहां सबसे बेहतर स्थिति में हूं। मैंने पाया कि वो लड़का एकटक मेरी ओर देख रहा था। मुझे अजीब लगने लगा। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कोई सवाल पूछ रहा है जिसका मेरे पास जवाब नहीं है। तुम क्या बन गए हो गोपाल? मेरे दिमाग में एक आवाज गूंगी। मैंने बेचैनी के साथ अपनी जेब से सनग्लासेस निकाले और उन्हें घुमाने लगा। मैंने पाया कि उस लड़के केशव की आंखें सनग्लासेस के साथ घूम रही थीं। मैं उसे दाएं ले जाता तो उसकी आंखें भी दाएं चली जाती। मैं उसे बाएं ले जाता तो उसकी आंखें भी बाएं चली जाती। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया। क्या हुआ? मैंने अपने फैंसी चश्मे की ओर इशारा करते हुए पूछा। तुम्हें यह चाहिए? केशव उठ खड़ा हुआ। वो कमजोर हो गया था, लेकिन उसका उत्साह बरकरार था। हालांकि उसके पिता लगातार ना कर रहे थे, लेकिन मुझे उसे अपना चश्मा देकर थोड़ी राहत मिली। चश्मा बड़ा है, लड़के ने उसे पहनने की कोशिश करते हुए कहा। बड़े चश्मे में उसका चेहरा और भी दयनीय लगने लगा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कमरे में बेहद गर्मी थी। मुझे लगा जैसे मैं भी बीमार पड़ रहा हूं। राघव अब फोन पर बात कर रहा था। मेरे दिमाग में बातें चलती रहीं। तुम यहां किस लिए आए थे? क्या तुम यहां उसे ये दिखाने आए थे कि तुम बड़े आदमी बन गए हो और वो बर्बाद हो चुका है? क्या यही तुम्हारी जिंदगी का हासिल है? तुम्हें लगता है कि तुम उससे बेहतर इंसान हो क्योंकि तुम्हारे पास कार और अच्छा सूट है? गोपाल, राघव ने पुकारा। मैंने आंखें खोलते हुए कहा। क्या? अंदर आ जाओ, राघव ने कहा। मैं उसके ऑफिस में चला गया। मेरे हाथ अपनी जेब में ही थे, चाबियों को कसकर भींचे हुए। प्लान के मुताबिक मुझे बैठने से पहले उसकी टेबल पर कैजुअली कार की चाबी रख देनी थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। जेब में क्या है? राघव ने कहा। उसने देख लिया था कि मेरा हाथ जेब से बाहर नहीं निकल रहा है। ओह, कुछ नहीं, मैंने कहा और चाबी छोड़ दी। मैं उसके सामने बैठ गया। तो तुम रेवोल्यूशन 2020 का रास्ता कैसे भूल गए? क्या हमने तुम्हारे बॉस लोगों को फिर नाराज कर दिया? ओह वेट, तुमने कहा था कि पर्सनल बात है। हाँ, मैंने कहा। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। मैंने अपनी पूरी स्पीच प्लान कर रखी थी। मैं उसे कहना चाहता था कि आरती एक बेहतर जीवन साथी की हकदार है और वो मैं हूं, या ये कि कैसे मैं जिंदगी में कामयाब हो गया जबकि वो नाकाम रहा।
या ये कि किस तरह वो लूजर है, मैं नहीं। और इसके बावजूद मुझे लग रहा था कि यदि ये तमाम बातें मैंने कहीं तो लूजर मैं ही साबित होऊंगा, वो नहीं। पेपर का काम कैसा चल रहा है? मैंने कहा ताकि इस अजीब सी खामोशी को तो तोड़ सकूं। उसने अपने हाथ हिलाते हुए कहा, तुम खुद देख सकते हो। अगर पेपर बंद हो गया तो तुम क्या करोगे? राघव मुस्कुराया नहीं। मैंने भी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं। शायद पहले दौर का अंत। मैं चुप रहा। उम्मीद करता हूं कि मुझे कोई इंजीनियरिंग जॉब ना करनी पड़े, शायद मुझे अप्लाई करना पड़े। राघव की थकी हुई सी आवाज खामोश हो गई। मैं समझ गया था कि उसने अभी तक इतनी दूर का नहीं सोचा है। आई एम सॉरी गोपाल, राघव ने कहा। यदि मैंने तुम्हें कभी हर्ट किया हो तो तुम चाहे जो सोचो, मेरी तरफ से कुछ पर्सनल नहीं था। तुम ये सब क्यों करते हो राघव? तुम स्मार्ट हो, तुम हम सभी की तरह पैसा क्यों नहीं कमाते? किसी न किसी को तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा गोपाल, नहीं तो चीजें कैसे बदलेंगे? पूरा सिस्टम ही सड़ा गला है, एक अकेला आदमी क्या कर सकता है? पता है तो हम सभी को अपना अपना छोटा मोटा काम तो करना ही होगा। बदलाव के लिए हमें एक रेवोल्यूशन की जरूरत है। एक वास्तविक रेवोल्यूशन तभी होगी जब लोग खुद से ये पूछना शुरू कर देंगे कि मैंने क्या कुर्बानी दी है। ये तो तुम्हारे अखबार की टैगलाइन लगती है, मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा। वो चुप हो गया। मैं जाने के लिए उठ खड़ा हो गया। वो मुझे बाहर तक छोड़ने आया। मैंने तय किया कि मैं अपनी कार नहीं बुलाऊंगा, बल्कि गली के बाहर तक पैदल चलकर जाऊंगा और वहीं अपनी कार में सवार हो जाऊंगा। तुम आए किस लिए थे? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम यहां केवल मेरा हालचाल पूछने आए थे। मुझे इस इलाके में कुछ काम था, मेरी कार को सर्विसिंग की जरूरत थी। मैंने सोचा जब तक मेरी कार दुरुस्त होती है तुमसे मिलाता हूं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ऐसे कभी आरती से भी मिल लिया करो, उसने कहा। मैं उसका नाम सुनकर चौंक गया। हाँ, मैंने कहा, वो कैसी है? मेरी भी उससे कुछ समय से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन लगता है वो भी तनाव में है। मुझे उससे बात करनी होगी। तुम्हें भी उससे बात करनी चाहिए, उसे अच्छा लगेगा, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया और उसके ऑफिस से बाहर चलाया। मैं रात को अपने आरामदेह बिस्तर में लेटा रहा, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आरती के 3 मिस्ड कॉल थे। मैंने कॉल बैक नहीं किया। मैं नहीं कर सका। मुझे नहीं पता था कि मैं उससे क्या कहता। कैसा रहा? उसने मुझे मैसेज किया। मैं समझ गया कि यदि मैंने उससे कुछ बताया नहीं तो वो लगातार पूछती रहेगी। मैंने उसे कॉल किया। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? उसने कहा। सॉरी, घर पर डीन आए थे, वे बस अभी गए हैं। तुम राघव से मिले? उसने पूछा। वो बेसब्र हो रही थी। हाँ, मैंने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। तो उसके ऑफिस में बहुत सारे लोग थे, मैं उससे उस बारे में बात ही नहीं कर पाया, मैंने कहा। गोपाल, आई होप तुम इस बात को समझ रहे हो कि जब तक मेरा उससे ब्रेकअप नहीं हो जाता तब तक मैं उससे चीटिंग कर रही हूं। क्या मैं उससे बात करूं? नहीं नहीं, वेट, मैं उससे अकेले में मिलूंगा। और मुझे अपने पेरेंट्स से भी बात करनी पड़ेगी, उसने कहा। किस बारे में? अगले हफ्ते एक के बाद एक 3 लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं, सभी राजनीति परिवार से हैं। क्या तुम्हारे पेरेंट्स अपने होशो हवास गंवा बैठे हैं? मैं बिफर गया। जब बात बेटियों की आती है तो वाकई भारतीय पेरेंट्स अपने होशो हवास गंवा बैठते हैं, उसने कहा। मैं उन्हें टाल सकती हूं, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। ठीक है, मैं कुछ करता हूं, मैंने कहा। मैंने 2 तकिए अपने पास खींच लिए। देखो, सेक्स के बाद यही होता है, भूमिकाएं बदल जाती हैं। अब लड़की को लड़के का पीछा करना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है आरती, मुझे 2 दिन का समय दो। ओके, नहीं तो मैं खुद राघव से बात कर लूंगी। और इन केस यदि वो कुछ पूछता है तो याद रखो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। हमने एक दूसरे का साथ चुना है, लेकिन केवल उससे ब्रेकअप के बाद। ओके? ओके, मैंने कहा। कभी कभी मुझे लगता है कि लड़कियां अपनी जिंदगी को उलझा देना पसंद करती हैं। मैंने फोन रखा और बिस्तर में लेट गया। मैं थककर चूर हो रहा था। अंतिम संस्कार के लिए पहने जाने वाले झक सफेद कपड़ों के कारण मेरी आंखें चुंधियाने लगीं। मैंने उन लोगों के चेहरे देखे। मैं उनमें से किसी को पहचान न पाया। ये किसकी शव यात्रा है? मैंने अपने पास खड़े एक आदमी से पूछा। हम घाट पर खड़े थे। मैंने देखा कि लाश छोटे आकार की लग रही थी। वे उसे सीधे गंगा में प्रवाहित करने के लिए ले गए। वे उसका दाह संस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? और पूछते ही मैं समझ गया, यहां वो किसी बच्चे की लाश थी। मैं लाश के करीब गया और उसकी चादर हटाई। वो एक छोटा बच्चा था, सनग्लासेस पहने हुए,
इसे किसने मारा? मैं चीखा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे शब्द मेरे हलक से निकलने को तैयार न हों। मैं चीखता हुआ जाग गया। मुझे ऊपर अपने बेडरूम की सफ़ेद सीलिंग नज़र आ रही थी। कमरे में तेज़ रोशनी थी क्योंकि मैं बत्तियां बुझाना भूल गया था। रात के 3 बज रहे थे। केवल एक बुरा सपना था, मैंने खुद से कहा। मैं बिस्तर में करवटें बदलता रहा, लेकिन फिर मुझे नींद नहीं आई। मैंने राघव के बारे में सोचा। वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसका पेपर जल्द ही बंद होने वाला था। उसके लिए एक नया जॉब तलाशना मुश्किल साबित होता, खासतौर पर वाराणसी में, और वो जहां भी जाता ये खतरा हमेशा उसके सिर पर मंडराता रहता कि शुक्ला के आदमी उस पर फिर हमला बोल देंगे। फिर मैंने आरती के बारे में सोचा। मेरी आरती, मेरी जिंदगी का मकसद। अगले ही हफ्ते मेरी उससे एंगेजमेंट हो सकती थी। 3 महीने बाद शादी हो सकती थी। 1 साल बाद मैं विधायक बन सकता था। मेरे एक इशारे पर मुझे यूनिवर्सिटी की अप्रूवल मिल सकती थी। मैं किसी भी फील्ड में अपना काम बढ़ा सकता था। मेडिसिन, MBA, कोचिंग, एविएशन। भारत में एजुकेशन के लिए लोगों की चिंता को देखते हुए मेरे सामने संभावनाओं का पूरा आकाश था। आरती फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती थी, लेकिन मैं उसे एक प्लेन खरीद कर दे सकता था। यदि मैं ठीक से अपना काम करूं तो मैं पार्टी पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ सकता था। मैंने अपनी जिंदगी तन्हाई में बिताई थी, लेकिन अब मेरा एक परिवार हो सकता था। आरती और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो सकते थे। वो भी बड़े होकर मेरा बिजनेस और राजनीतिक साम्राज्य संभाल सकते थे। भारत में लोग इसी तरह कामयाबी का सफर तय करते हैं। मैं भी बहुत बड़ा आदमी बन सकता था। लेकिन राघव का क्या होगा? केशव मुझसे पूछ रहा था। पता नहीं वो अभी जिंदा था या मर चुका था। मुझे परवाह नहीं, मैंने उससे कहा। यदि वो नाकाम होता है तो ये उसकी अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से होगा। यानी वो स्मार्ट होता तो उसे बहुत पहले ये समझ आ जाता कि इस तरह की बेवकूफ़ियां करने से वो कुछ नहीं बन पाएगा। इस देश में 2020 तक कोई रेवोल्यूशन नहीं होगी। ये भारत है, यहां कभी कुछ नहीं बदलता। फक यू राघव। लेकिन केशव इतनी जल्दी चुप नहीं होने वाला था। तुम किस तरह के राजनेता बनना चाहते हो गोपाल? मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। तुम मुझे डरा रहे हो। चले जाओ यहां से, मैंने जोर से कहा। हालांकि मेरे कमरे में कोई नहीं था। मैं अच्छी तरह जानता था कि कमरे में कोई नहीं है। आरती का क्या होगा? मेरे भीतर एक आवाज फुसफुसाई। मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन उसके बारे में क्या? क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? हाँ, वो भी मुझे चाहती है। हमने एक दूसरे के साथ प्यार भरे लम्हे बिताए हैं। वो चाहती है कि मैं उसका हस्बैंड बनूं। मैं अपने आप से बातें कर रहा था। लेकिन अगर उसे तुम्हारी असलियत पता चल जाए तब भी वो तुमसे प्यार करेगी? क्या हो अगर वो जान जाए कि तुम एक तुच्छ और चालाक इंसान हो? मैं खूब मेहनत करता हूं, मैं एक कामयाब आदमी हूं, मैंने फिर जोर से कहा। मैं अपनी ही आवाज से चीख कर जा रहा था। लेकिन क्या तुम एक भले आदमी हो? घड़ी 5 बजे का समय बता रही थी। भोर हो रही थी। मैं कैंपस में मॉर्निंग वॉक करने निकल पड़ा। सुबह की ताजी हवा से मेरा दिमाग थोड़ा शांत हुआ। ओस भीगे पेड़ों की टहनियों पर छोटी छोटी चिड़ियाएं चहचहा रही थीं। उन्हें पैसे, मर्सिडीज और बंगले की कोई परवाह नहीं थी। वे अपना गीत गा रही थीं, क्योंकि यही उनकी जिंदगी थी और उनका गाना बहुत खूबसूरत था। पहली दफे मुझे अपने कैंपस के पेड़ों और पक्षियों के लिए गर्व का अनुभव हुआ। मैं समझ गया कि केशव सपनों में मेरा पीछा क्यों कर रहा था। एक समय था जब मैं खुद केशव जैसा हुआ करता था, भोला, मासूम और दुनिया से बेखबर। लेकिन जिंदगी के थपेड़ों से मेरा सामना हुआ तो मैंने अपने भीतर के केशव को मार डाला, क्योंकि दुनिया के मन में मासूमियत की कोई कदर नहीं थी। तो फिर मैंने कल राघव को कुचल देने का मौका क्यों गंवा दिया? शायद मेरे भीतर का केशव अभी पूरी तरह से मरा नहीं है, मैंने खुद से कहा। शायद हमारे भीतर का वो भोला भला, मासूमियत भरा हिस्सा कभी मरता नहीं है, बस हम ही कुछ वक्त के लिए उसे भूल जाते हैं। मैंने आकाश की ओर देखा, इस उम्मीद से कि ईश्वर मुझे कोई रास्ता दिखाएगा, या शायद माँ या बाबा मेरी मदद करेंगे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं फपक फपक कर रो पड़ा। मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और 1 घंटे तक रोता रहा, बस यूं ही। कभी कभी हमारे लिए जिंदगी का मतलब ये नहीं रह जाता कि हम क्या बनना चाहते हैं, बल्कि ये हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। शुक्ला जी जेल के बरामदे में सेब खा रहे थे। एक कांस्टेबल उनके पास बैठा था और सेब छीलकर उन्हें दे रहा था। गोपाल मेरे बेटे, आओ आओ, शुक्ला जी ने कहा। उन्होंने कलफदार सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा था जो सुबह की रोशनी में चमक रहा था। मैं फर्श पर बैठ गया। मैं आपसे एक मदद चाहता था, मैंने कहा। हाँ हाँ, बोलो बोलो,
उन्होंने कहा। मैंने कांस्टेबल की ओर देखा। ओह, ये धीरज है, मेरे गांव का ही है। धीरज, मुझे अपने बेटे से जरा बात करनी है। कांस्टेबल बाहर चला गया। मैंने उसे कह दिया है कि मैं उसका प्रमोशन करवा दूंगा, शुक्ला जी ने कहा और मुस्कुरा दिए। मैं एक अजीब सी बात कहने के लिए आया हूं। सब ठीक तो है शुक्ला जी, क्या आप कुछ कॉल गर्ल्स मुझे हायर करवा देंगे? आपने बहुत पहले उनका जिक्र किया था। शुक्ला जी इतने जोर से हंसे कि उनके मुंह से सेब का रस टपकने लगा। आई एम सीरियस, मैंने कहा। मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, तो तुम्हें औरतें चाहिए, मेरे लिए नहीं। शुक्ला जी ने मेरा घुटना थपथपाया और अर्थपूर्ण ढंग से आंख मारी। यकीनन नहीं। अच्छा बताओ, तुम्हारी उम्र क्या है? अगले ही हफ्ते मैं 24 साल का हो जाऊंगा, मैंने कहा। ओह, तो तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, उन्होंने कहा। हाँ, 11 नवंबर को, मैंने कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम वाकई बड़े हो गए हो। शर्माओ मत, हम सभी ये करते हैं। सर, ये इंस्पेक्टर्स के लिए है। अगले हफ्ते उनकी हमारे यहाँ विजिट है। मैं अपनी फीस बढ़वाना चाहता हूँ। फैसला उन्हीं के हाथ में है। उनकी भौंरियां चढ़ गईं। उनके लिए लिफाफे काफी नहीं होंगे। ये वाला इंस्पेक्टर औरतों का शौकीन है, मुझे कानपुर के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस से पता चला है। अच्छा, ठीक है, शुक्ला जी ने कहा। उन्होंने अपने पायजामे की एक सीक्रेट पॉकेट से एक सेलफोन निकाला, अपने कॉन्टैक्ट्स की सूची देखी और मुझे एक नंबर दिया। इसका नाम विनोद है, इसे फोन लगाओ और मेरा नाम लो। उसे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, वो काम कर देगा। तुम्हें कब जरूरत है? अभी मेरे पास एग्जैक्ट तारीख नहीं है, मैंने कहा और उठने लगा। सुनो, शुक्ला जी ने मेरा हाथ खींचकर मुझे फिर बिठाते हुए कहा, तुम भी मजे लो, शादी के बाद बहुत मुश्किल हो जाती है, उससे पहले ही मौज मस्ती कर लो। मैं अनमने ढंग से मुस्कुरा दिया। डीएम की बेटी से तुम्हारा चक्कर कैसा चल रहा है? बढ़िया, मैंने कहा। मैं इस बारे में उन्हें कम से कम जानकारी देना चाहता था। तुम उसके पेरेंट्स से बातें करोगे या उससे प्यार करने का स्वांग रचोगे? मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। अब मैं चलता हूं शुक्ला जी, आज अकाउंट्स मीटिंग है। शुक्ला जी समझ गए कि मेरी उनसे बातें करने में दिलचस्पी नहीं है। वे मुझे छोड़ने जेल के गेट तक आए। जिंदगी ऐसा मौका बार बार नहीं देती, उन्होंने मुझे विदा करते हुए कहा। हमारे बीच लोहे का एक बड़ा सा दरवाजा झनझनाते हुए बंद हो गया। कैलेंडर 10 नवंबर की तारीख में दिखा रहा था। 23 साल की उम्र में ये मेरा आखिरी दिन था। मैंने सुबह का वक्त अपनी डेस्क पर चिप्पे बिताया था। स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव मुझसे मिलने आए थे। वे कॉलेज फेस्टिवल करवाना चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि वे चाहे तो फेस्टिवल कर सकते हैं, बशर्ते वे अपने लिए रिसोर्सेज जुटा लें। स्टूडेंट से मिलने के बाद मेरा पाला एक मुसीबत से पड़ा। 2 क्लासरूम्स की दीवारों से पानी रिस रहा था। मुझे 1 घंटे तक कॉन्ट्रैक्टर पर चिल्लाना पड़ा, तब जाकर उसने कुछ लोगों को उसकी मरम्मत करवाने भिजवाया। दोपहर को घर से मेरा लंच बॉक्स आया। मैंने भिंडी, दाल और रोटियां खाईं। इसके साथ ही मैंने आरती को एक कॉल किया। उसने फोन नहीं उठाया। लंच के बाद मेरी लगातार 2 मीटिंग्स थीं। मैं उससे बाद में बात नहीं कर पाता। मैंने एक बार फिर कोशिश की। हेलो, एक अनजान सी आवाज ने कहा। कौन बोल रहा है? मैंने पूछा। दिस इज बेला, गेस्ट रिलेशन से आरती की कॉलीग। तुम गोपाल हो ना? मैंने तुम्हारा नाम फ्लैश होते देखा था, उसने कहा। हाँ, क्या आरती वहां है? वो एक गेस्ट को अटेंड करने गई है। मैं उसे तुम्हें फोन लगाने को कहूं? हाँ प्लीज, मैंने कहा। ओ, और हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, उसने कहा। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा। वेल, वो तुम्हारे गिफ्ट तैयार करने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। उप्स, क्या हुआ? शायद मुझे तुम्हें बताना नहीं था, बेला ने कहा। मेरा मतलब है वो सरप्राइज है, वो तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट बना रही है। इट्स सो बर्ट, उसने केक भी ऑर्डर किया है। सुनो, यदि उसे पता चल गया कि मैंने तुम्हें ये सब बता दिया है तो वो तो मेरी जान ही ले लेगी। रिलैक्स, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन यदि तुम मुझे प्लान बताओ तो मैं भी उसके लिए कुछ प्लान कर सकता हूं। यू गाइज आर स्वीट। तुम दोनों बचपन के दोस्त हो ना? उसने कहा। हाँ, तो प्लान क्या है? वेल, वो तुम्हें कहेगी कि वो तुम्हारे बर्थडे पर तुमसे नहीं मिल सकती। जाहिर है तुम बहुत नाराज हो जाओगे, लेकिन वो काम का बहाना करेगी। लेकिन काम के बाद वो दोपहर को एक केक और गिफ्ट लेकर तुम्हारे यहाँ चली आएगी। अच्छा किया जो तुमने बता दिया, मैं उस समय घर पर ही रहूंगा, मीटिंग में नहीं, मैंने कहा। तुम अपने बर्थडे के दिन भी काम करोगे? उसने कहा। मैं पूरे समय काम करता रहता हूं, मैंने कहा। क्या वो आ गई है? अभी तो नहीं, मैं उसे तुम्हें कॉल करने को कहूंगी, लेकिन प्लीज उसे कुछ मत बताना, ऐसा जताना जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। श्योर, मैंने कहा और फोन रख दिया। यही सही समय था, मैंने विनोद को कॉल किया।
विनोद, मैंने कहा। कौन बोल रहा है? उसने कहा। मैं गोपाल हूं, मैं विधायक शुक्ला के साथ काम करता हूं। अच्छा, बताइए क्या काम है? उसने कहा। मुझे कुछ लड़कियां चाहिए। उसने फोन काट दिया। मैंने फिर फोन लगाया लेकिन उसने उठाया नहीं। मैंने अपना फोन एक तरफ रख दिया। 10 मिनट बाद एक अनजाने लैंडलाइन नंबर से मुझे कॉल आया। विनोद बोल रहा हूं, आपको लड़कियां की जरूरत थी? हाँ, मैंने कहा। रात भर के लिए, चंद घंटों के लिए? हूं, मैंने कहा। एक दोपहर के लिए। दोपहर के लिए हैप्पी आवर प्राइसेस हैं। कितनी चाहिए? एक, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। 2 ले लीजिए, अच्छा सौदा रहेगा। एक के साथ दूसरी हाफ रेट मिलेगी। लेकिन एक से काम चल जाएगा। मैं 2 भेज देता हूं। यदि आपको 2 चाहिए तो दोनों को रख लेना, नहीं तो उनमें से कोई एक चुन लेना। डन। कितना लगेगा? किस तरह की लड़की चाहिए? मुझे नहीं पता था उसके पास किस तरह की लड़कियां थी। मैंने इससे पहले कभी किसी कॉल गर्ल का ऑर्डर नहीं दिया था। क्या उसके पास कोई मेन्यू था? कोई नाइस लड़की? मैंने बिल्कुल किसी कच्चे खिलाड़ी की तरह कहा। अंग्रेजी बोलने वाली, जीन्स वगैरह पहनने वाली? हाँ, मैंने कहा। इंडियन, नेपाली या गोरी? उसने कहा। वाराणसी नेपाल बॉर्डर से बहुत दूर नहीं था। तुम्हारे पास गोरी लड़कियां भी हैं? मैंने कहा। ये टूरिस्ट टाउन है, कुछ लड़कियां काम धंधे के लिए यहीं रुक जाती हैं। उन्हें ढूंढना मुश्किल है, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। मुझे दिखने में अच्छी भली इंडियन लड़कियां भेज दो, ऐसी लड़कियां जो कॉलेज कैंपस में लोगों का बहुत ध्यान न खींचे। कॉलेज? विनोद ने हैरत से कहा। मैं नॉर्मली होटल्स में लड़कियां भिजवाते हैं। कॉलेज मेरा ही है, इट्स ओके। गंगा टेक के बारे में बताने के बाद विनोद मान गया। मैंने उसे समझा दिया कि उसे किस तरह डायरेक्टर के बंगले तक लड़कियां पहुंचानी है। तो आपको उसकी जरूरत कब है? 2 बजे के बाद, पूरी दोपहर, शाम 6 बजे तक। 20,000 लगेंगे? आर यू क्रेजी? और वो भी शुक्ला जी के रेफरेंस पर। आमतौर पर मैं विदेशों से एक लड़की के इतने पैसे लेता हूं। 10, 15। मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। डन, कल 2 बजे लखनऊ हाईवे पर गंगा टेक कॉलेज में, मैंने फुसफुसाते हुए कहा और फोन रख दिया। फैकल्टी मीटिंग? श्रीवास्तव ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। ओह ऑफ कोर्स, प्लीज कम इन डीन सर। मैंने पियोन से कहा कि हमारे 20 फैकल्टी सदस्यों के लिए और कुर्सियां लगवाएं। स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि कल आपका बर्थडे है डायरेक्टर गोपाल। डीन ने कहा। फैकल्टी को जैसे ऑर्गेज्म हो गया हो। बॉस होना भी बढ़िया होता है, सभी आपकी लीलो चप्पो करने को तैयार रहते हैं। जस्ट अनदर डे, मैंने कहा। लेकिन स्टूडेंट्स आपके लिए केक काटना चाहते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैंने कहा। 200 लोगों के सामने केक काटने का सोचकर ही मैं शर्मिंदा हो गया। प्लीज सर, एक युवा फैकल्टी मेंबर जैन ने कहा। स्टूडेंट्स आपको बहुत मानते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं सोचने लगा कि यदि स्टूडेंट्स को विनोद से हुई मेरी बात के बारे में पता चल जाए तो क्या तब भी वे मेरा बहुत मान सम्मान करेंगे? वे आपके लिए पहले ही 10 किलो के केक का ऑर्डर दे चुके हैं सर, श्रीवास्तव ने कहा। अच्छा, कार्यक्रम जल्दी से निपटा देना, बस 10 मिनट लगेंगे, 1 बजे क्लासेस खत्म होने के फौरन बाद, डीन ने कहा। फैकल्टी मीटिंग शुरू हुई। सभी ने मुझे अपने कोर्स प्रोग्राम के बारे में बताया। अब जल्द से जल्द प्लेसमेंट की तैयारियां शुरू कर दो, इसके बावजूद कि हमारी पासिंग आउट बैच को अभी 2 साल का समय है। जयंत प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हैं, डीन ने कहा। सर, मैंने पहले ही कॉर्पोरेट से मिलना शुरू कर दिया है, जयंत ने कहा। रिस्पॉन्स कैसा है? मैंने पूछा। चूंकि हम नए हैं इसलिए अभी थोड़ी मुश्किल होगी। कुछ एचआर मैनेजर्स ये भी जानना चाह रहे हैं कि उन्हें कितना हिस्सा मिलेगा, जयंत ने कहा। डायरेक्टर गोपाल, जैसा कि आप जानते ही हैं, डीन ने कहना शुरू किया, लेकिन मैंने उन्हें बीच में ही टोक दिया। यदि एचआर मैनेजर्स हमारे कॉलेज से हायर करते हैं तो उन्हें इसके एवज में अपना हिस्सा चाहिए, करेक्ट? मैंने कहा। जी सर, जयंत ने कहा। प्राइवेट कॉलेज चलाने के हर पहलू से घूसखोरी जुड़ी हुई थी, तो फिर प्लेसमेंट्स कैसे बच सकते थे? लेकिन दूसरे मेंबर्स इस बात से हैरान लग रहे थे। पर्सनल पे आउट? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रोफेसर मिसेस अस्थवानी ने दम लेते हुए कहा। जयंत ने सिर हिला दिया। लेकिन ये लोग तो बड़ी कंपनियों के मैनेजर्स होंगे, उन्होंने कहा। वे अब भी हैरान थी। मिसेस अस्थवानी, ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है। बेहतर होगा अगर आप मुझे अपने कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में बताएं, मैंने कहा। मेड्स ने 3 सब्जियां, दाल और रोटियों का लजीज खाना बनाया था, लेकिन मैंने उसे छुआ तक नहीं। मैं बिस्तर में लेटा रहा और अपना फोन चेक करता रहा। आरती ने दिन भर से मेरे फोन का जवाब नहीं दिया था। मैंने भी उसे फिर कॉल नहीं किया। मैंने एक बार फिर अपने प्लान के बारे में सोचा।
आधी रात को आरती का फोन आया। हैप्पी बर्थडे टू यू, आरती ने गुनगुनाते हुए कहा। हे आरती, मैंने कहा, लेकिन उसने नहीं सुना। हैप्पी बर्थडे टू यू, वो अपनी आवाज की पिच बढ़ाते हुए गुनगुनाती रही। हैप्पी बर्थडे डियर गोपाल, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके ओके, अब हम बच्चे नहीं हैं, मैंने कहा, लेकिन उसने गाना जारी रखा। हैप्पी बर्थडे टू यू, यू वर बॉर्न इन द जू विद द मंकीज एंड द एलिफेंट्स, ऑल लुक जस्ट लाइक यू। वो मेरे लिए उसी तरह गा रही थी जैसे प्राइमरी स्कूल में गाया करती थी। शायद ये सब बहुत बचकाना था, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं यकीन ही नहीं कर पाया कि मैंने वैसा कोई प्लान बनाया था। कोई बहुत खुश है, मैंने कहा। ऑफ कोर्स, आज तुम्हारा बर्थडे जो है, इसीलिए मैंने पूरे दिन तुम्हें कॉल या मैसेज नहीं किया। ओह, मैंने कहा। ओ क्या, तुमने ध्यान नहीं दिया क्या? वो चिढ़ गई थी। बिल्कुल ध्यान दिया था, यहां तक कि मेरा स्टाफ भी सोच रहा था कि आज मेरे फोन ने एक बार भी बीप क्यों नहीं किया। मैं बिस्तर से उठा और लाइट जला दी। एनीवे, मैंने खूब सोचा कि तुम्हें क्या दूं, लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ है। और मैं कुछ सोच ही नहीं पाई। ओह, दैट्स ओके, मुझे वैसे भी कुछ नहीं चाहिए। शायद जब हम मिलें तब मैं तुम्हें कुछ खरीद कर दे सकती हूं, उसने कहा। हम कब मिल रहे हैं? मैंने कहा, हालांकि बेला मुझे उसके प्लान के बारे में बता चुकी थी। देखो, कल मिलना तो बहुत मुश्किल है, मेरी डबल शिफ्ट है। तुम मेरे बर्थडे के दिन मुझसे नहीं मिलोगी? मैंने कहा। क्या करूं? उसने कहा। आधा ऑफिस स्टाफ गायब है, सर्दियां क्या आईं, सभी वायरल फीवर का बहाना बनाने लगे हैं। ओके, ये तो कहना पड़ेगा कि वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती है। मैं उसकी बात को लगभग सच मान बैठा। हैप्पी बर्थडे अगेन, बाय। मेरा इनबॉक्स ढेर सारे बर्थडे मैसेजेस से भर गया। ये मैसेजेस उन अनेक कॉन्ट्रैक्टर्स, इन्वेस्टर्स और सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जा रहे थे जिनकी जेबें मैंने बीते समय में गर्म की थीं। आरती के अलावा एकमात्र पर्सनल मैसेज मुझे शुक्ला जी का मिला। उनका फोन आया था। तुम जियो हजारों साल, उन्होंने कहा। शुक्रिया, आपको याद था, मैंने जवाब दिया। तुम मेरे बेटे जैसे हो, उन्होंने कहा। थैंक यू शुक्ला जी, एंड गुड नाइट। मैंने बत्तियां बुझा दी। कल मेरी जिंदगी का अहम दिन था और उससे पहले मैं कुछ देर सो जाना चाहता था। बस बहुत हुई आज। 10वीं स्टूडेंट द्वारा मुझे केक खिलाए जाने पर मैंने कहा। हम मेन कैंपस की बिल्डिंग के एक कमरे में जमा हुए थे। स्टाफ और स्टूडेंट्स मुझे विश करने आए थे। फैकल्टी ने मुझे गिफ्ट के तौर पर एक टी शर्ट दिया था। स्टूडेंट्स मेरी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना गा रहे थे। सर, हम उम्मीद करते हैं कि आपके अगले बर्थडे पर कैंपस में एक डायरेक्टर मैडम भी होंगी, फर्स्ट ईयर के एक चुलबुले से स्टूडेंट ने सभी के सामने कहा, जिसका सभी ने तालियों के साथ स्वागत किया। मैं मुस्कुरा दिया और वक्त देखा। 2 बज गए थे। मैंने सभी को हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा। मैं घर जाने के लिए मेन बिल्डिंग से बाहर निकल पड़ा। हैप्पी बर्थडे, आरती का मैसेज आया। तुम कहाँ हो? मैंने पूछा। डबल शिफ्ट अभी शुरू हुई है, उसने जवाब दिया। 2:15 बजे मुझे विनोद का फोन आया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। हाय, मैंने नर्वस होते हुए कहा। लड़कियां सफेद टाटा इंडिका में हैं, वे हाईवे पर हैं और 5 मिनट में कैंपस पहुंच जाएंगी। मैं गेट पर इन्फॉर्म कर देता हूं, मैंने कहा। तुम कैश दोगे? हाँ, फौरन से, लेकिन कैश इज बेस्ट, विनोद ने कहा। मैंने मेट्स को उनके क्वार्टर में जाने को कहा। साथ ही मैंने उन्हें यह भी कह दिया कि 4 घंटे तक मुझे डिस्टर्ब न करें। फिर मैंने गार्ड पोस्ट को कॉल किया और उसे कहा कि वो सफ़ेद इंडिका को भीतर आने दे। मैंने उसे यह भी कहा कि यदि कोई और मुझसे मिलने आता है तो मुझे इन्फॉर्म कर दे। जल्द ही दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। एक अजीब सा दिखने वाला आदमी मेरे सामने खड़ा था। उसके पीछे 2 लड़कियां थीं। उनमें से एक ने एक चीप लेपर्ड प्रिंट टॉप और जीन्स पहन रखी थी, दूसरी ने पर्पल लेस कार्डिगन और ब्राउन पैंट्स पहन रखी थी। मैं उन्हें देखते ही कह सकता था कि ये लड़कियां इन वेस्टर्न कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं थीं, लेकिन शायद इससे उन्हें अपनी ज़्यादा कीमत मिल जाती थी। आदमी ने चमकदार ब्लू शर्ट और वाइट ट्राउजर्स पहन रखे थे। ये लड़कियां चलेंगी? उसने मुझसे पूछा। मैंने लड़कियों की ओर देखा। दोपहर का वक्त देखते हुए उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप कर रखा था। खैर, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। चलेंगी, मैंने कहा। पेमेंट? मैंने पैसा अपनी जेब में तैयार रखा था। मैंने नोटों का एक बंडल उसे दे दिया। मैं कार में वेट कर रहा हूं, उसने कहा। कैंपस के बाहर प्लीज, मैंने कहा। वो आदमी चला गया। मैंने लड़कियों को मेरे पीछे आने को कहा। हम भीतर जाकर सोफों पर बैठ गए। मैं रोशनी हूं,
तुम एक क्लाइंट हो? लेपर्ड प्रिंट वाली लड़की ने कहा। दोनों में से वो ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी। हाँ, मैंने कहा। हम दोनों के लिए? रोशनी ने पूछा। हाँ, मैंने कहा। रोशनी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। स्ट्रॉन्ग मैन, उसने कहा। इसका नाम क्या है? मैंने पूछा। पूजा, पर्पल लेस वाली लड़की ने खुद ही कह दिया। ये तुम्हारे असली नाम नहीं है, राइट? मैंने कहा। रोशनी और पूजा, या वो लड़कियां जो खुद को रोशनी और पूजा बता रही थीं, खिलखिलाकर हंस पड़ी। इट्स ओके, मैंने कहा। रोशनी ने आसपास देखा। तो हम कहाँ करेंगे? ऊपर बेडरूम में, मैंने कहा। तो चलो, रोशनी ने कहा। वो अपने काम पर बहुत फोकस थी। ऐसी भी क्या जल्दी है? मैंने कहा। पूजा दोनों में से कम बोलती थी, लेकिन रोशनी के इंस्ट्रक्शंस का रास्ता देखते समय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट चलाती रहती थी। लेकिन रुके क्यों भी तो? किस लिए? रोशनी ने पूछा। मैंने पूरी दोपहर के लिए पैसा दिया है, सही वक्त आने पर हम ऊपर चलेंगे। लेकिन हम तब तक क्या करेंगे? रोशनी ने कहा। उसकी आवाज में जरा आक्रामकता थी। बैठो, मैंने कहा। क्या हम टीवी देख सकती हैं? पूजा ने निरीह भाव से पूछा। वो स्क्रीन की ओर इशारा कर रही थी। मैंने उसे रिमोट दे दिया। उन्होंने एक लोकल केबल चैनल लगा ली जिस पर सलमान खान की मैंने प्यार किया चल रही थी। हम चुपचाप बैठकर पिक्चर देखते रहे। हीरोइन ने हीरो से कहा कि फ्रेंडशिप में ना तो कोई सॉरी होता है ना थैंक यू। पता नहीं इस बात का क्या मतलब था। कुछ देर बाद हीरोइन एक गाना गाने लगी और कबूतर से हीरो तक चिट्ठी पहुंचाने का कहने लगी। रोशनी उसके साथ साथ गुनगुनाने लगी। नो सिंगिंग प्लीज, मैंने कहा। मुझे ऐसा लगा जैसे रोशनी को मेरी इस बात से ठेस पहुंची है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने उसकी सिंगिंग स्किल्स के लिए पैसे नहीं चुकाए थे। क्या हम यही बैठे रहेंगे? 3:30 बजे उसने कहा। इट्स ओके दीदी, पूजा ने कहा। जाहिर है वो सलमान की दीवानी थी। कुछ देर बाद उन्हें जो कुछ करना था उसके मद्देनजर मुझे सुनकर हैरानी हुई कि पूजा ने अपनी को वर्कर को दीदी कहकर बुलाया था। 4 बजे पिक्चर खत्म हो गई। अब क्या? रोशनी ने कहा। चैनल बदलो, मैंने सुझाव दिया। 4:30 बजे लैंडलाइन फोन बजा। मैं दौड़कर फोन उठाने गया। सर, सिक्योरिटी गेट से राजू बोल रहा हूं। एक मैडम आपसे मिलने आई हैं, उसने कहा। नाम या क्या है? मैंने पूछा। वे नाम नहीं बता रही हैं सर, लेकिन उनके हाथ में कुछ पैकेट्स हैं। उसे 2 मिनट में भेज दो, मैंने कहा। मैंने हिसाब लगाया कि 5 मिनट में वो यहां पहुंच जाएगी। ओके सर, उसने कहा। मैं दौड़कर बाहर गया और मेन गेट और फ्रंट गेट को खुला छोड़ दिया। फिर मैं लड़कियों की ओर मुड़ा। चलो ऊपर चलो, मैंने कहा। क्या तुम अब मूड में आए हो? रोशनी खिलखिलाकर बोली। हां अभी, मैंने अंगुलियां चटकाते हुए कहा। और तुम भी पूजा, या जो भी तुम्हारा नाम हो। मेरे लहजे से हैरान होकर लड़कियां फौरन उठ खड़ी हुईं। हम तीनों ऊपर पहुंचे। फिर हम बेडरूम में घुसे और बेड पर गए। तो ये कैसे करते हैं? मैंने कहा। क्या? रोशनी ने कहा। ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? बातें कम काम ज्यादा, मैंने कहा। मेरा मतलब है कि तुम लोग पहले क्या करते हो? रोशनी और पूजा ने एक दूसरे की ओर देखा। वे मन ही मन मुझ पर हंस रही थीं। अपने कपड़े निकालो, रोशनी ने कहा। मैंने अपनी शर्ट निकाल दी। तुम भी, मैंने उन दोनों से कहा। वे 1 सेकंड को हिचकिचाईं क्योंकि मैंने दरवाजा कुछ खुला छोड़ दिया था। घर पर कोई नहीं है, मैंने कहा। लड़कियों ने अपने कपड़े उतारे। मैं इतना तनाव में था कि किसी भी डिटेल्स पर ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन रोशनी निश्चित ही ज्यादा भरे बदन वाली थी। उसकी तुलना में दुबली पतली पूजा कुपोषित लग रही थी। बिस्तर में जाओ, मैंने हुक्म सुनाया। वे दोनों मेरे लहजे से हैरान होकर भीगी बिल्लियों की तरह बिस्तर में सरक गईं। तुम चाहते हो कि हम दोनों सब कुछ करें? रोशनी ने हालात को भांपने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन लेस्बियन सीन? रुको, मैंने कहा। मैं बेडरूम की खिड़की तक गया। बाहर लाल लाइट वाली एक सफेद एम्बेसडर कार पार्क की हुई थी। उसमें से आरती बाहर निकली और उसने घंटी बजाई। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो वो लॉन में आ गई। उसके हाथ में एक बड़ी सी स्क्रैप बुक और रमाडा बेकरी का एक बॉक्स था। जैसे ही वो घर में घुसी वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। तुम बड़े अजीब कस्टमर हो, रोशनी ने टिप्पणी की। ओश, मैंने कहा और दोनों नंगी लड़कियों के बीच जाकर लेट गया। रोशनी फौरन मेरी गर्दन पर चूमने लगी, जबकि पूजा मेरा बेल्ट खोलने के लिए झुकी। मैंने अपनी सांसों को गिनना शुरू कर दिया। 50वीं सांस पर मैंने कदमों की आहट सुनी। तब तक लड़कियां बहुत अच्छी तरह से मेरा बेल्ट निकाल चुकी थीं और अब मेरी जीन्स निकालने की तैयारी में लगी थीं। 60वीं सांस पर दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। 65वीं सांस पर एक साथ 3 लड़कियों के चीखने की आवाज आई। हैप्पी बर्थ,
ओ माय गॉड! आरती की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। रोशनी और पूजा मारे डर के हक्की बक्की रह गईं और बेडशीट से अपने चेहरे ढक लिए। मैं बिस्तर पर बैठ गया। मैं सिचुएशन के मुताबिक हैरान नजर आ रहा था, लेकिन आरती को काटो तो खून न था। दोनों लड़कियां इस तरह की परिस्थितियों की आदी थीं, लिहाजा वे उठीं और बाथरूम में चली गईं। गोपाल! आरती ने जोर से कहा। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। आरती, मैंने कहा और बिस्तर से बाहर निकला। जब तक मैं अपनी जीन्स के बटन लगाता और शर्ट पहनता, तब तक वो दौड़कर कमरे से बाहर जा चुकी थी। मैंने सीढ़ियों तक उसका पीछा किया, लेकिन वो तेजी से भाग रही थी। उसने गिफ्ट्स के पैकेट बीच रास्ते में ही फेंक दिए। मुझे उस तक पहुंचने के लिए जमीन पर बिखरे केक बॉक्सेस और स्क्रैप बुक को पार करना पड़ा। वो मेन डोर तक पहुंचती उसके पहले ही मैंने उसकी कोहनी पकड़ ली। मेरा हाथ छोड़ दो, आरती ने कहा, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। आई कैन एक्सप्लेन आरती, मैंने कहा डोंट टच मी, उसने कहा। तो फिर कैसा है? मैं यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने आई तो तुम्हें इस हालत में देखा। कौन जानता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा वाहियात कुछ नहीं देखा, आरती ने कहा और रुक गई। वो अपना सिर हिला रही थी, उसे शब्द नहीं सूझ रहे थे। फिर वो फूट फूट कर रो पड़ी। इन लड़कियों को विधायक शुक्ला ने भेजा था बर्थडे गिफ्ट के तौर पर, मैंने कहा। उसने मेरी ओर देखा। वो अब भी अपना सिर हिला रही थी, जैसे कि उसने अभी अभी जो देखा और सुना उस पर वो भरोसा ही ना कर पा रही हो। ज्यादा नाराज मत हो, अमीर लोग ऐसा ही करते हैं, मैंने कहा। चटाक! उसने मुझे जोर से एक तमाचा मारा, लेकिन उस तमाचे की चोट से ज्यादा उसकी आंखों से झलक रही निराशा ने मुझे तकलीफ पहुंचाई। आरती, ये तुम क्या कर रही हो? उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे एक और तमाचा जड़ दिया। मेरे हाथ अपने गालों पर चले गए। 3 सेकंड के भीतर वो घर से बाहर जा चुकी थी। 10 सेकंड बाद मैंने कार का दरवाजा बंद होते सुना। 15 सेकंड बाद उसकी कार मेरे पोर्ट से जा चुकी थी। मैं सोफे में धंस गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घुटनों में कोई जान न रह गई हो। पूजा और रोशनी पूरे कपड़े पहनकर एक एक कर नीचे आईं। पूजा ने सीढ़ियों से केक बॉक्स और स्क्रैप बुक उठाई और मेरे सामने टेबल पर रख दी। जब तुमने हमारे साथ ही कुछ नहीं किया तो तीसरी लड़की को क्यों बुलाया? रोशनी जानना चाहती थी। यहां से चली जाओ, मैंने कहा। मेरी आवाज धीमी थी। उन्होंने अपने साथी को फोन लगाया। चंद मिनटों के बाद मैं अपने घर में अकेला था। मैं वहां 2 घंटे तक बैठा रहा, जब तक कि बाहर अंधेरा ना हो गया। मेड्स लौट आईं और बत्तियां जला दी। उन्होंने मुझे वहां बैठे देखा तो मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। स्क्रैप बुक का कवर लाइट में चमक रहा था। मैंने उसे उठा लिया। एक नॉटी बॉय और एक नॉट सो नॉटी गर्ल की कहानी। उसके काले कवर पर लिखा था, जिस पर सफेद रंग की हैंड पेंटिंग की गई थी। उस पर एक लड़के और लड़की की स्माइली बनी थी और दोनों आंख मार रहे थे। मैंने स्क्रैप बुक को खोला। एक समय की बात है, एक नॉटी बॉय ने एक गुड गर्ल का बर्थडे केक चुरा लिया था। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, इसके साथ ही मुझे डांटती हुई टीचर और रोती हुई आरती का चित्र बना था। मैंने पेज पलटा, लेकिन उसके बाद नॉटी बॉय गुड गर्ल का दोस्त बन गया। उसके बाद वो उसकी हर बर्थडे पार्टी में शामिल होने आता। उस पर लिखा था, इसके बाद एल्बम में उसकी 10 से 16 साल उम्र तक की 7 बर्थडे पार्टीज की तस्वीरें थीं, जिनमें मैं शामिल हुआ था। मैंने देखा कि हम एक एक करके किस तरह बड़े होते जा रहे थे। उसकी हर बर्थडे पार्टी में एक ना एक तस्वीर ऐसी जरूर थी जिसमें फोटो में केवल हम दोनों थे। इसके अलावा आरती ने बहुत मेहनत करके स्कूल की छोटी मोटी यादगारें भी संजोई थीं। उसमें 12वीं क्लास का टाइम टेबल था, जिसमें उसने मैथ्स क्लासेस के ऊपर सिंगिंग का निशान बनाया था। उसमें 9th क्लास के स्कूल के फंक्शन की टिकटें थीं। 10वीं क्लास में हम पहली बार किसी रेस्तरां में गए थे, उसने उस दिन का बिल उसमें चिपकाया था। उसने 8वीं क्लास की अपनी स्लैम बुक से एक पेज भी फाड़कर लगाया था, जिसमें उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में मेरा नाम लिखा था। स्क्रैप बुक इन शब्दों के साथ खत्म होती है, तुम्हारे साथ अब तक जिंदगी का सफर बहुत खुशगवार रहा है। तुम्हारे साथ बिताए जाने वाले आने वाले कल का इंतजार है, मेरे हमसफर। हैप्पी बर्थडे गोपाल। अब मैं स्क्रैप बुक के अंत तक पहुंच चुका था। बैक कवर पर उसने कैलीग्राफी करते हुए बड़े अक्षरों में जी और ए लिखा था। मैं फौरन उसे कॉल करना चाहता था। मैं उसे बताना चाहता था कि मुझे उसका तोहफा कितना अच्छा लगा है। शायद उसने इसे तैयार करने के लिए हफ्तों तक मेहनत की थी। मैंने केक बॉक्स खोला। चॉकलेट केक का आकार कुछ कुछ बिगड़ चुका था, लेकिन मैं उसकी लिखावट पढ़ सकता था। चोरी हो गया, पहले मेरा केक और फिर मेरा दिल। उस पर सफेद आइसिंग से लिखा था और उसने नीचे छोटे अक्षरों में हैप्पी बर्थडे गोपाल लिखा था। मैंने केक बॉक्स को फिर सरका दिया। घड़ी ने 12 बजाए। तुम्हारा बर्थडे पूरा हुआ गोपाल, मैंने कमरे में मौजूद अकेले शख्स से जोर से बतियाते हुए कहा। हालांकि मैंने खुद से वादा किया था कि आरती को फोन नहीं लगाऊंगा। इसके बावजूद मैंने अगले दिन उसे कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मैंने पूरे हित्ते अनेक बार उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार उसने गलती से फोन उठा लिया। तुम कैसी हो? मैंने कहा। प्लीज मुझे फोन करना बंद कर दो, उसने कहा। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने कहा। थोड़ी और कोशिश करो, उसने कहा और फोन रख दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके बारे में ना सोचूं। खैर, अभी मेरा प्लान पूरा नहीं हुआ था।
मैंने दैनिक के संपादक अशोक को फोन लगाया। नमस्ते मिस्टर गोपाल मिश्रा, उसने कहा। आपका पेपर कैसा चल रहा है? मैंने कहा। बहुत अच्छा, मैं देख रहा हूं कि आप हमें बहुत विज्ञापन दे रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे एक मदद की दरकार है, मैंने कहा। क्या? उसने कहा। शायद वो सोच रहा होगा कि मैं उससे किसी खबर को दबाने की बात कहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप एक लड़के को नौकरी पर रख लें, मैंने कहा। वो बहुत अच्छा काम करता है। कौन? राघव कश्यप, वही ट्रेनी जिसे हमने बाहर कर दिया था, उसने कहा। आपके विधायक शुक्ला ने ही तो हमें उसे बाहर करने को मजबूर किया था। हाँ, अब उसे फिर से नौकरी पर रख लो। क्यों? उसने तो अपना खुद का पेपर निकाला था। उसने उसमें दिमनापुरा प्लांट की बड़ी सी खबर भी लगाई थी। सॉरी, हमें भी वो खबर छापनी पड़ी थी क्योंकि सभी उसे कवर कर रहे थे। इट्स ओके, मैंने कहा। क्या आप उसे फिर से काम पर रख सकते हैं? उसे मेरा नाम मत बताइएगा। संपादक सोच में डूब गया। मैं उसे रख तो सकता हूं, लेकिन वो बहुत जोशीला पत्रकार है। मैं नहीं चाहता कि आप फिर से उसे लेकर अपसेट हो जाए। उसे एजुकेशन सेक्टर से कुछ दिन तक दूर रखना, या बेहतर तो यही होगा कि उसे घोटालों की खबरों से ही दूर रखना। मैं कोशिश करूंगा, संपादक ने कहा। लेकिन क्या वो ज्वाइन करेगा? उसका खुद का एक पेपर है। उसका पेपर अब लगभग बर्बाद हो चुका है। उसके पास कोई और जॉब भी नहीं है, मैंने कहा। ठीक है, मैं उसे बुलाता हूं, संपादक ने कहा। तब तो आपका एक विज्ञापन बनता है। अगले संडे के लिए गंगा टेक के विज्ञापन के लिए फ्रंट पेज बुक कर लीजिए, मैंने कहा। थैंक यू, मैं मार्केटिंग को बता देता हूं। मेरे बर्थडे के एक हफ्ते बाद बेदम 2 कंसल्टेंट्स के साथ मेरे ऑफिस आया। उनके पास एक बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कोर्स खोलने का प्रपोजल था। साथ में डीन श्रीवास्तव भी आए थे। एमबीए की खासी डिमांड है, लेकिन वो तो ग्रेजुएशन के बाद की बात है। क्यों ना ग्रेजुएशन से पहले कुछ ऑफर करें, बेदम ने कहा। कंसल्टेंट ने मुझे अपने लैपटॉप पर एक प्रेजेंटेशन दिखाया। उसमें स्टिग घायस में एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस था, जिसमें हमारे द्वारा ली जाने वाली फीस और फैकल्टी के खर्च की तुलना की गई थी। बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस बेस्ट है। आप इंजीनियरिंग जितनी ही फीस ले सकते हैं, लेकिन आपको लैब्स जैसी सुविधाएं नहीं मिलेगी, एक कंसल्टेंट ने कहा। फैकल्टी भी आसान काम है, किसी भी एमकॉम या सीए टाइप को रख लो, इस तक के ढेरों अवेलेबल हैं, दूसरे ने कहा। लेकिन मेरा मन उचटा हुआ था। अब मैं अपना काम फैलाना नहीं चाहता था। मुझे हर साल एक्स्ट्रा करोड़ रुपए कमा लेने में अब कोई तुक नजर नहीं आती थी। मैं तो ऑफिस आना भी नहीं चाहता था। एक्साइटिंग है ना, बेदम ने कहा। लेकिन क्या हम इस बारे में फिर कभी बात करें? क्यों, बेदम ने कहा। फिर उसने मेरा लटका हुआ चेहरा देखा। ठीक है, हम बाद में चले आएंगे, वो मान गया। अगले हफ्ते कैसे रहेगा, या जब तुम चाहो? बेदम और उसके संगी साथी कमरे से बाहर चले गए। डायरेक्टर गोपाल, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, डीन ने कहा। मैं ठीक हूं, मैंने कहा। सॉरी टू से, लेकिन आप पूरे हफ्ते ठीक नहीं नजर आए हैं। हालांकि मुझे आपके मामले में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे बड़ा हूं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? पर्सनल मैटर है, मैंने कहा। मेरी आवाज ठोस थी। आपको शादी कर लेनी चाहिए सर। उस स्टूडेंट की बात बिल्कुल सही थी, उन्होंने मुंह दबाकर हंसते हुए कहा। आपकी बात पूरी हो गई? उनके चेहरे से मुस्कुराहट नदारद हो गई। विफारन उठ खड़े हुए और वहां से चल दिए। मेरा सेलफोन बीप हुआ। दैनिक के मार्केटिंग हेड शैलेश का मैसेज था। राघव ने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, वो कल ज्वाइन कर लेगा। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, मैंने जवाब दिया। उम्मीद करता हूं आप इसी तरह हमारा साथ देते रहेंगे। संडे की बुकिंग के लिए थैंक यू, शैलेश ने मैसेज किया। हालांकि मैंने खुद से वादा किया था कि आरती को फोन नहीं लगाऊंगा, इसके बावजूद मैंने अगले दिन उसे कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मैंने पूरे हफ्ते अनेक बार उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार उसने गलती से फोन उठा लिया। तुम कैसी हो, मैंने कहा। प्लीज मुझे फोन करना बंद कर दो, उसने कहा। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने कहा। थोड़ी और कोशिश करो, उसने कहा और फोन रख दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके बारे में ना सोचूं। खैर, अभी मेरा प्लान पूरा नहीं हुआ था। मैंने दैनिक के संपादक अशोक को फोन लगाया। नमस्कार मिस्टर गोपाल मिश्रा, उसने कहा।
आपका पेपर कैसा चल रहा है? मैंने कहा। बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूं कि आप हमें बहुत विज्ञापन दे रहे हैं। उसके लिए बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे एक मदद की दरकार है। मैंने कहा। क्या? उसने कहा। शायद वो सोच रहा होगा कि मैं उससे किसी खबर को दबाने की बात कहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप एक लड़के को नौकरी पर रख लें। मैंने कहा। वो बहुत अच्छा काम करता है। कौन? राघव कश्यप। वही ट्रेनी जिसे हमने बाहर कर दिया था। उसने कहा। आपके विधायक शुक्ला ने ही तो हमें उसे बाहर करने को मजबूर किया था। हां, अब उसे फिर से नौकरी पर रख लो। क्यों? उसने तो खुद का पेपर निकाला था। उसने उसमें दिमनापुरा प्लांट की बड़ी सी खबर भी लगाई थी। सॉरी, हमें भी वो खबर छापनी पड़ी थी क्योंकि सभी उसे कवर कर रहे थे। इट्स ओके, मैंने कहा। क्या आप उसे फिर से काम पर रख सकते हैं? उसे मेरा नाम मत बताइएगा। संपादक सोच में डूब गया। मैं उसे रख तो सकता हूं, लेकिन वो बहुत जोशीला पत्रकार है। मैं नहीं चाहता कि आप फिर से उसे लेकर अपसेट हो जाएं। उसे एजुकेशन सेक्टर से कुछ दिन तक दूर रखना, या बेहतर तो यही होगा कि उसे घोटालों की खबरों से ही दूर रखना। मैं कोशिश करूंगा, संपादक ने कहा। लेकिन क्या वो ज्वाइन करेगा? उसका खुद का एक पेपर है। उसका पेपर अब लगभग बर्बाद हो चुका है। उसके पास कोई और जॉब भी नहीं है। मैंने कहा। ठीक है, मैं उसे बुलाता हूं। तब तो आपका एक विज्ञापन बनता है। अगले संडे के लिए गंगा टेक के विज्ञापन के लिए फ्रंट पेज बुक कर लीजिए। मैंने कहा। थैंक यू, मैं मार्केटिंग को बता देता हूं। मेरे बर्थडे के एक हफ्ते बाद बेदी 2 कंसल्टेंट के साथ मेरे ऑफिस आया। उनके पास एक बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कोर्स खोलने का प्रपोजल था। साथ में डीन श्रीवास्तवा भी आए थे। एमबीए की काफी डिमांड है, लेकिन वो तो ग्रेजुएशन के बाद की बात है। क्यों ना ग्रेजुएशन से पहले कुछ ऑफर करें? बेदी ने कहा। कंसल्टेंट ने मुझे अपने लैपटॉप पर एक प्रेजेंटेशन दिखाई। स्लाइड्स में एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस था, जिसमें हमारे द्वारा ली जाने वाली फीस और फैकल्टी के खर्च की तुलना की गई थी। बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज बेस्ट है। आप इंजीनियरिंग जितनी ही फीस ले सकते हैं, लेकिन आपको लैब्स जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, एक कंसल्टेंट ने कहा। फैकल्टी भी आसान काम है। किसी भी एमकॉम या सीए टाइप को रख लो, इस तक के ढेरों अवेलेबल हैं। लेकिन मेरा मन उजटा हुआ था। अब मैं अपना काम नहीं फैलाना चाहता था। मुझे हर साल एक्स्ट्रा करोड़ रुपए कमा लेने में अब कोई तुक नजर नहीं आती थी। मैं तो ऑफिस आना भी नहीं चाहता था। एक्साइटिंग है ना? बेदी ने कहा। हां, लेकिन क्या हम इस बारे में फिर कभी बात करें? क्यों? बेदी ने कहा। फिर उसने मेरा लटका हुआ चेहरा देखा। ठीक है, हम बाद में चले आएंगे। वो मान गया। अगले हफ्ते कैसे रहेगा? या जब तुम चाहो। बेदी और उसके संगी साथी कमरे से बाहर चले गए। डायरेक्टर गोपाल, आपकी तबीयत तो ठीक है? डीन ने कहा। मैं ठीक हूं, मैंने कहा। सॉरी टू से, लेकिन आप पूरे हफ्ते ठीक नहीं नजर आए हैं। हालांकि मुझे आपके मामले में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे बड़ा हूं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? पर्सनल मैटर है, मैंने कहा। आपको शादी कर लेनी चाहिए सर। उस स्टूडेंट की बात बिल्कुल सही थी। उन्होंने मुंह दबाकर हंसते हुए कहा। आपकी बात पूरी हो गई? उनके चेहरे से मुस्कुराहट नदार हो गई। वे फौरन उठ खड़े हुए और वहां से चल दिए। मेरा सेलफोन बीप हुआ। दैनिक के मार्केटिंग हेड शैलेश का मैसेज था। राघव ने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। वो कल ज्वाइन कर लेगा। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, मैंने जवाब दिया। उम्मीद करता हूं आप इसी तरह हमारा साथ देते रहेंगे। संडे की बुकिंग के लिए थैंक यू, शैलेश ने मैसेज किया। दैनिक के दफ्तर में ब्लैक मर्सिडीज पहुंचने से गार्ड्स में थोड़ी चहल पहल मची। बड़ी कार हमेशा लोगों का ध्यान खींचती है। मैं उसमें से बाहर निकला और अपने नए सनग्लासेस पहन लिए। फिर मैं लॉबी में रिसेप्शनिस्ट के पास गया।
मैं राघव कश्यप से मिलने आया हूं, मैंने कहा और उसे अपना बिजनेस कार्ड दे दिया। रिसेप्शनिस्ट ये पता नहीं लगा पाई कि राघव अभी कहाँ है। शैलेश ने मुझे ऊपर से देखा और दौड़ते हुए नीचे आया। गोपाल भाई, आपको मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। आप यहाँ किसका वेट कर रहे हैं? मैं राघव से मिलना चाहता हूं, मैंने कहा। ओह श्योर, उसने कहा। प्लीज मेरे साथ आइए। हम राघव के क्यूबिकल तक पहुंचे। उसकी डेस्क के नीचे आईटी का एक लड़का घुसा हुआ था और उसका कंप्यूटर सेट कर रहा था। कनेक्शंस चेक करने के लिए राघव भी झुका हुआ था। तुमने यहाँ फिर ज्वाइन कर लिया है? मैंने कहा। राघव घूमा। गोपाल, उसने कहा और उठ खड़ा हुआ। मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आया था लेकिन तुम दिख गए। फिर मैं शैलेश की ओर मुड़ा। थैंक यू शैलेश। ओके शैलेश ने कहा। सी यू गोपाल भाई। उसके जाने के बाद राघव ने कहा, अजीब बात थी, खुद संपादक ने मुझे फोन करके बुलाया। मेरे पास यूं भी पैसा नहीं था। मैंने सोचा कि मैं तब तक के लिए रिजाइन कर लेता हूं जब तक कि मेरे पास रेवोल्यूशन 2020 को रीलॉन्च करने के लिए पर्याप्त पैसा इकट्ठा नहीं हो जाता। क्या हम एक कप चाय पी सकते हैं? मैंने कहा। श्योर, उसने कहा। हम सेकंड फ्लोर पर स्टाफ कैंटीन तक चलकर गए। दीवारों पर अखबार के पुराने अंकों की फ्रेम्ड कॉपीज लगी थीं। वहां दर्जनों पत्रकार अपने डिक्टाफोन्स और नोटबुक्स के साथ बैठे थे और शाम के नाश्ते का मजा ले रहे थे। मैं समझ गया था कि यहां पर राघव असहज महसूस कर रहा था। अब मुझे छोटे ऑफिस की आदत हो गई है, दैनिक का दफ्तर तो बहुत बड़ा है, उसने कहा। उसने 2 प्लेट समोसे और चाय ली। मैंने पैसे देना चाहा लेकिन उसने मना कर दिया। बड़े ऑफिस में अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हो ना? मैंने कहा। बात केवल इतनी नहीं है, रेवोल्यूशन 2020 में हमने जिस तरह की खबरें की मैं वैसी यहां कभी नहीं कर पाऊंगा, मैंने कहा। मैं उसे कहना चाहता था कि उसने रेवोल्यूशन 2020 में जो कुछ किया उसकी वजह से वो लगभग दिवालिया हो चुका था, लेकिन मैं उसे यहां नीचा दिखाने नहीं आया था। लेकिन एक जॉब का होना अच्छा है, फिर तुम्हें जर्नलिस्ट में अच्छा भी लगता है, मैंने कहा। इसलिए मैंने हाँ कह दिया। अभी तो केवल 6 महीने के लिए ही यहाँ ट्रायल पर रहूंगा। केवल 6 महीने? वेल, वो लोग चाहते हैं कि मैं दूसरों की खबरों को एडिट करूं। हो सकता है इससे मैं अपने आप को ज्यादा सीनियर महसूस करूं, लेकिन मुझे रिपोर्टिंग करना पसंद है। देखते हैं क्या होता है। यदि जॉब है तो हम बिल भी पे कर सकते हैं। जाहिर है यदि तुम शादी करना चाहो तो जॉब से मदद मिलती है, मैंने कहा। राघव हंस पड़ा। हमने कई सालों से पर्सनल बातें नहीं की थी। हालांकि इस बार उसे मेरी नेक मंशा पर शक नहीं था। राघव के साथ यही बात थी। एक तरफ वो बड़े से बड़े घोटालों का खुलासा कर सकता था तो दूसरी तरफ बड़ी आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेता था। किसकी शादी हो रही है? राघव ने कहा। वो अब भी हंस रहा था। तुम्हारी और आरती और कौन? मैंने कहा। मैंने खुद को याद दिलाया कि मुझे हंसते हंसते ये बातें करनी है। राघव ने मेरी ओर देखा। मैंने इससे पहले कभी उससे आरती के बारे में बात नहीं की थी। वास्तव में पिछले कई सालों से मैंने उससे किसी भी बारे में बात नहीं की थी। आई होप मैं तुमसे एक दोस्त की तरह बात कर सकता हूं। किसी जमाने में हम दोस्त ही तो हुआ करते थे, है ना? मैंने समोसे का एक बाइट लिया और पाया कि वो बेहद तीखा था। राघव ने गहरी सांस छोड़ते हुए सिर हिलाया। मेरे और आरती के बीच अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रियली? मैंने चौंकने का भी नहीं किया। मैंने हफ्तों से उससे बात नहीं की है। क्या हुआ? मैंने कहा। राघव ने अपने समोसे पर टोमेटो सॉस डाला। गलती मेरी है। जब पेपर शुरू हुआ तो मैंने उसे पर्याप्त समय नहीं दिया। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरियां बढ़ने लगीं। पिछले कुछ महीनों से तो वो मुझसे बहुत कटी कटी सी रह रही है, राघव ने कहा। क्या तुम लोगों ने कभी इस बारे में बात की? मैंने कहा। नहीं, हमने प्लान तो किया था लेकिन बात नहीं कर पाए, उसने कहा। वो तुम्हें बहुत चाहती है, मैंने कहा। पता नहीं, राघव ने कहा। वो अपने समोसे को खाए बिना उसे सॉस में घुमाता रहा। नहीं, वो वाकई तुम्हें चाहती है। मैं उसे बचपन से जानता हूं राघव। तुम हमेशा से उसके लिए सब कुछ थे। राघव हैरान था। क्या रियली? वो तुमसे शादी करना चाहती थी, है ना? हाँ, लेकिन तब समय ठीक नहीं था। मेरी ओर देखो, आज मैं अपने कैरियर में किसी मुकाम पर नहीं हूं। तुम्हारा कैरियर दूसरे लोगों से अलग है। तुम इसे पैसे में नहीं तौल सकते। जहां तक लोगों की मदद करने का सवाल है तो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन मैंने वो मौका भी तो गंवा दिया, राघव ने कहा। यू आर फाइन। तुम अभी एक बड़े अखबार में सब एडिटर हो और यदि तुम आरती से शादी कर लो तो तुम और आगे जा सकते हो। क्या मतलब? तुम्हें पता है कि आरती के परिवार पर राजनीति में शामिल होने का दबाव है, मैंने कहा। राघव चुप रहा। तुम्हें पता है ना? हाँ, मैंने सुना तो है, वो फुसफुसाया। आरती के पिता राजनीति में जा नहीं सकते और आरती जाएगी नहीं तो शायद दामाद? राघव ने ऊपर देखा। वो हैरत में था। तुम कितनी दूर तक का सोच लेते हो मैन? मैंने अपनी आंखें घुमाई। चूंकि मैं स्मार्ट नहीं हूं इसलिए मुझे दूसरे तरीकों से इसकी खाना पूर्ति करनी पड़ती है। तुम और स्मार्ट नहीं हो, उसने कहा। तुम उसे चाहते हो, मैंने कहा। हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसने स्वीकारा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब ठीक कर सकते हो। आखिर इससे पहले भी तुम उसका दिल जीतने में कामयाब रहे थे, मैंने कहा। राघव ने एक शाई स्माइल दी। उसे कॉल मत करो। उसके होटल में जाकर उससे मिलो। उसके साथ एक पूरा दिन बिताओ। वो बस इतना ही चाहती है,
तुम्हारा वक्त और तुम्हारी तवज्जो। उसके बाद वो तुम्हें 10 गुना ज्यादा प्यार करेगी, मैंने दाएं बाएं देखते हुए कहा। राघव चुप रहा। तुम प्रॉमिस करो तुम ऐसा ही करोगे, मैंने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने मुझसे हाथ मिलाया और सिर हिला दिया। मैं उठ खड़ा हुआ और शुक्ला जी की बात दोहरा दी, हो सकता है जिंदगी तुम्हें फिर ये मौका न दे। मैं राघव की कार तक चलकर आया, हालांकि उसने कार पर कतई ध्यान नहीं दिया। तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? उसने पूछा। मैं कार में बैठ गया। मैंने खिड़की का शीशा रोल डाउन किया। क्योंकि आरती मेरे बचपन की दोस्त है और क्या? राघव ने कहा। हर किसी को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, मैंने कहा। मेरे ड्राइवर ने कार चला दी। उसके बाद मैं राघव के टच में नहीं रहा। उसने कई बार फोन लगाया, मैंने या तो फोन उठाया नहीं या उठाया तो बिजी होने का बहाना बना दिया। एक बार जब मेरी उससे बात हुई तब उसने मुझे बताया कि आरती और उसके बीच बातचीत फिर शुरू हो गई है, लेकिन मैंने कहा कि मेरे ऑफिस में इंस्पेक्टर्स आए हुए हैं और फोन रख दिया। मैंने कसम खाई थी कि आरती को कभी कॉल नहीं करूंगा। उसने भी मुझे कभी कॉल नहीं किया। हाँ, एक बार रात 2 बजे उसका एक मिस्ड कॉल जरूर आया था। मैंने उसे कॉल बैक किया क्योंकि तकनीकी रूप से कॉल की शुरुआत मैंने नहीं की थी, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। लड़का लड़की के बीच मिस्ड कॉल और कॉल बैक के ड्रामे का अपना ही एक यूजर मैनुअल होना चाहिए। मैं समझ गया कि उसने किसी कमजोर लम्हे में मुझे कॉल कर दिया होगा, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने BMS प्रोग्राम टॉक्स के लिए बोरिंग कंसल्टेंट्स को बुलाया। प्लान में दम था। हमने बिजनेस स्टडीज में अपना काम बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब हमारा सामना नए सरकारी अधिकारियों से था जिन्हें हमारा प्लान ऐप करना था। इसका मतलब था कि हमें कुछ नई जेबें गर्म करनी थीं। हमें पता था कि ये मुनाफेदार बिजनेस साबित होगा। हर साल लाखों बच्चे टेस्ट देते हैं, रिजेक्ट होते हैं और एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। हमें बस अपना जाल इतना मजबूत रखना था कि उन्हें फांस सकें। मैं कॉलेज फैकल्टी के साथ ज़्यादा समय बिताने लगा। मैं उन्हें अक्सर शाम को अपने घर बुलाता था। चूंकि वे मेरे लिए काम करते थे, इसलिए वे मेरे जोक्स पर ठहाके लगाकर हंसते थे और हर 10 मिनट में मेरी तारीफ करते थे। मैं उन्हें दोस्त तो नहीं कह सकता था, लेकिन वे कम से कम मेरे घर का अकेलापन तो भर देते थे। 3 महीने बीत गए। हमने BMS प्लान लॉन्च किया और अच्छी मार्केटिंग के कारण चंद हफ्तों में सीटें भर गईं। मैं कभी कभारी कैंपस से बाहर निकलता था और कभी निकलता भी था तो केवल आई अधिकारियों से मिलने। इस दौरान शुक्ला जी का केस बिगड़ता चला गया। उन्होंने मुझे बताया कि मुकदमे में सालों लग सकते हैं। उन्होंने जमानत की अर्जी दी, लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। शुक्ला जी को लगा कि CM ने उन्हें दगा दे दिया है, क्योंकि पार्टी अक्सर ये कहती थी कि यदि वे राजनीति छोड़ दें तो जेल की चहारदीवारी से बाहर आ सकते हैं। मैं हर महीने उनसे मिलने जाता था। मेरे हाथों में गंगा टेक ट्रस्ट अकाउंट्स की कॉपी हुआ करती थी। एक दिन जब मैं घर पर था, राघव का फोन आया। मैंने फोन नहीं उठाया। राघव लगातार कोशिश करता रहा। मैंने फोन साइलेंट कर दिया और उसे एक तरफ रख दिया। उसने मुझे मैसेज भेजा, गोपाल तुम कहाँ हो? मैं कब से कोशिश कर रहा हूं। मैंने पहल तो जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया, जैसे कि उसने किसी नए घोटाले का खुलासा कर दिया हो, वगैरह वगैरह। मैंने उसे मैसेज किया, मीटिंग में हूं, क्या बात है? उसके जवाब से मुझे गहरा झटका सा लगा। आरती और मैं सगाई कर रहे हैं, अगले संडे पार्टी है, मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूं। मैं इस मैसेज को देखता रह गया। मैं चाहता था कि ऐसा ही हो, लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी शहर से बाहर हूं, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने जवाब भेजा। मैं सोच रहा था कि कहीं मैंने एक एक्सक्लेमेशन मार्क ज्यादा तो नहीं लगा दिया। राघव ने मुझे फिर कॉल किया। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने 2 बार फिर कोशिश की। आखिर मुझे फोन उठाना ही पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम हमारी एंगेजमेंट में ना हो? उसने कहा। हे, मैं अभी एक फैकल्टी मीटिंग में हूं, मैंने कहा। ओह सॉरी, सुनो तुम्हें आना ही होगा, राघव ने कहा। मैं नहीं आ सकता, मैं एक जॉइंट वेंचर के सिलसिले सिंगापुर जा रहा हूं। क्या? और तुम कभी कॉल बैक क्यों नहीं करते? यहां तक कि जब मैं आरती से भी तुम्हारे बारे में पूछता हूं तो वो कहती है कि तुम बहुत बिजी हो। आई एम रियली सॉरी, मैं वाकई बिजी हूं। हम अगले 2 सालों में अपने स्टूडेंट्स की तादाद दुगनी करने जा रहे हैं, मैंने कहा। यानी तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट मिस कर दोगे? क्या वो अपसेट नहीं होगी? मेरी तरफ से उसे माफी मांग लेना, मैंने कहा। राघव ने गहरी सांस छोड़ी।
ठीक है, लेकिन 2 महीने बाद हमारी शादी है, 1 मार्च को। प्लीज तब इस शहर में ही रहना। ऑफ कोर्स मैं यहीं रहूंगा, मैंने कहा और अपने कैलेंडर में उस तारीख पर गोला लगा दिया। और अब तुम फिर अपनी मीटिंग में मसरूफ हो सकते हो। टेक केयर बडी, राघव ने कहा। मैंने फौरन आरती को एक कॉन्स्टेंस मैसेज भेज दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने बड़े से घर की ओर देखा जो मेरी आत्मा की तरह खाली था। मार्च की पहली तारीख को मैंने ताजगंगा में एक रूम बुक कराया। 4th फ्लोर पर मौजूद इस रूम में एक छोटी सी बालकनी थी, जहां से होटल के पूल और लॉन्स का नजारा दिखता था। 2 दिन पहले मैंने अपने फोन का सिम कार्ड बाहर निकाल लिया था। मैंने अपने स्टाफ से कह दिया था कि मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। मैं दिन भर होटल में अपने रूम में बैठा रहा। शाम को 8 बजे मैं बालकनी में आया। शाम की बुझती हुई रोशनी में मैंने वो कार्ड जो फिर पढ़ा। मिसेस एंड मिस्टर अनिल कश्यप आप सभी को सादर आमंत्रित करते हैं अपने बेटे राघव के आरती सुपुत्री मिसेज एंड मिस्टर प्रताप ब्रिज प्रधान डीएम के साथ शुभ विवाह में शाम 8 बजे 1 मार्च 2010 पूल साइड लॉन्स ताजगंगा वाराणसी। मैं नीचे वेडिंग वेन्यू देख सकता था। समूचा गार्डन एरिया फूलों से सजा था और रोशनी में नहाया हुआ था। मेहमान आने लगे थे। एक कोने में डीजे डांस फ्लोर सेट कर रहे थे और म्यूजिक ट्रैक्स टेस्ट कर रहे थे। लॉन के एक तरफ फूड काउंटर्स थे। एक छोटे से स्टेज पर 2 सजी दजी कुर्सियां थी जिन पर बच्चे उछल कूद कर रहे थे। ये दुल्हा दुल्हन की कुर्सियां थीं। शादी का पांडाल जहां सभी रस्में होनी थी गेंदे के फूलों से सजा था। मैं वहां चुपचाप खड़ा रहा। 4th फ्लोर पर होने के कारण मेरे कानों में शहनाई की बहुत धीमी आवाज ही आ पा रही थी। 9 बजे बारात आई। राघव घोड़ी पर बैठा था। डीजे ने म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा दिया। राघव के नाते रिश्तेदार घोड़ी के सामने नाच रहे थे। राघव ने क्रीम कलर का बंदगला सूट पहन रखा था। हालांकि मुझे यह स्वीकार करते हुए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो इतनी दूर से देखने पर भी हैंडसम नजर आ रहा था। यदि उसकी जगह मैं होता तो और महंगी पोशाक पहनता, लेकिन इसके बावजूद मैं इतना अच्छा नहीं दिख सकता था। मैंने राघव से अपनी तुलना करने के लिए खुद को घुड़क दिया। 9:30 बजे आरती आई। वो धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ रही थी। लोग हैरान रह गए। उन्होंने इससे खूबसूरत दुल्हन शायद कभी नहीं देखी थी। वह परियों सी नजर आ रही थी। उसने हल्के लाल रंग का लहंगा पहन रखा था जिस पर सिल्वर रंग के सितारे थे, और इसके बावजूद कि मेरे पास दूरबीन नहीं थी, मैं बता सकता था कि वो एकदम परफेक्ट दिख रही है। सेरेमनी के दौरान राघव और आरती के कजन्स उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। उन्होंने उन दोनों को उठा लिया, जिस कारण उनके लिए एक दूसरे को फूलमाला पहनाना कठिन हो गया था। जयमाला समारोह के बाद मैं और देख न सका। मैं केवल आरती को दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। मुझे पूरी वेडिंग लाइव देखने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं अपने कमरे में चला आया, दरवाजा लगा दिया और पर्दे खींच दिए। मैंने टीवी को फुल वॉल्यूम में चला दिया ताकि नीचे से आ रही हर आवाज को अनसुना कर सकूं। मैंने अपने फोन में सिम कार्ड फिर लगा लिया। फोन चालू होते ही एक के बाद एक ढेरों मैसेजेस आने लगे। मुझे फैक्ट्री की ओर से 40 मैसेज आए थे, जिनमें से 10 तो अकेले डीन की ओर से आए थे। वे सभी कॉलेज की विभिन्न समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे। राघव ने मुझे 5 मैसेज भेजे थे और वो पूछ रहा था कि मुझे कार्ड मिला या नहीं। पता नहीं उसने मुझे कितने कॉल किए होंगे, लेकिन एक मैसेज ने मुझे सबसे ज्यादा चकाया। ये आरती का मैसेज था। उसमें लिखा था, शादी में आना, लेकिन यदि तुम आना चाहो तो ही। मैंने रिप्लाई करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि वो स्टेज पर फोन कैसे चेक करेगी। मैंने डीन को फोन लगाया। आप कहां हैं डायरेक्टर गोपाल? डीन ने ऊंची आवाज में कहा। हम सब कितनी फिक्र कर रहे थे। डीन श्रीवास्तवा, डीन श्रीवास्तवा। गोपाल, उन्होंने मेरी आवाज में बैठे तनाव को भांपते हुए कहा, मुझे यहां से ले जाओ, मैं पूरी तरह टूट चुका था। राघव उठ खड़ा हुआ। वो किसान भी खड़ा हो गया। उसका बेटा जाग गया। वो राघव के पैर छूने के लिए आगे झुका। अरे ऐसा मत करो, राघव ने कहा। मुझे अभी 1 मिनट से मिलना है, उसके बाद आज ही तुम्हारे गांव चलते हैं। यहां से कितनी दूर है? 120 किलोमीटर। आपको वहां तक पहुंचने के लिए 3 बसें बदलनी होंगी, किसान ने कहा। इसमें कम से कम 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो प्लीज थोड़ी देर इंतजार कीजिए। राघव उन दोनों को ऑफिस से बाहर ले आया। यहां बैठ जाइए बिट्टू जी, राघव ने कहा और मेरी ओर देखा। 2 मिनट गोपाल, मैं अपना ऑफिस साफ कर लेता हूं। मैंने सिर हिला दिया।
राघव भीतर गया और अपने डेस्क पर बिखरे कागजों को जमाने लगा। किसान अंकित की कुर्सी पर मेरे सामने बैठ गया। हम एक दूसरे को देखकर सरसरी तौर पर मुस्कुराए। इसका नाम क्या है? मैंने बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, जो फिर से उसकी गोद में सोने लगा था। केशव, किसान ने अपने बेटे के माथे पर थपथकियां देते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया और चुप हो गया। मैं अपने फोन के साथ खेल रहा था और उसे ऊपर नीचे फ्लिप कर रहा था। मैं अपनी पैंट की जेब में मर्सिडीज की डुप्लीकेट चाबी टटोलने लगा। मैं उसे इस खास मौके के लिए लाया था। बाबा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? केशव ने अपनी पतली सी आवाज में कहा। बेवकूफ लड़का, क्या बकवास कर रहे हो? किसान ने कहा। मुझे उस बच्चे पर तरस आने लगा जो शायद बड़ा होने पर अपनी मां को याद भी ना कर पाएगा, मेरी तरह। मैंने अपनी जेब में रखी चाबी को कसकर पकड़ लिया, मानो इतने भर से मैं अच्छा महसूस करने लगूंगा। राघव अपनी डेस्क और कुर्सी की धूल झाड़ रहा था। उसका अखबार 1 हफ्ते में बंद हो सकता था और उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। इसके बावजूद वो इन लोगों की मदद करने के लिए इतनी दूर बस से गांव को जाने के लिए तैयार था। उन लोगों ने उसका ऑफिस तो तहस नहस कर दिया था, लेकिन वे उसका हौसला नहीं तोड़ पाए थे। मैंने चाबी को और कसकर पकड़ लिया ताकि खुद को यह दिलासा दे सकूं कि मैं ही यहां सबसे बेहतर स्थिति में हूं। मैंने पाया कि वो लड़का एकटक मेरी ओर देख रहा था। मुझे अजीब लगने लगा। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कोई सवाल पूछ रहा है जिसका मेरे पास जवाब नहीं है। तुम क्या बन गए हो गोपाल? मेरे दिमाग में एक आवाज गूंगी। मैंने बेचैनी के साथ अपनी जेब से सनग्लासेस निकाले और उन्हें घुमाने लगा। मैंने पाया कि उस लड़के केशव की आंखें सनग्लासेस के साथ घूम रही थीं। मैं उसे दाएं ले जाता तो उसकी आंखें भी दाएं चली जाती। मैं उसे बाएं ले जाता तो उसकी आंखें भी बाएं चली जाती। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया। क्या हुआ? मैंने अपने फैंसी चश्मे की ओर इशारा करते हुए पूछा। तुम्हें यह चाहिए? केशव उठ खड़ा हुआ। वो कमजोर हो गया था, लेकिन उसका उत्साह बरकरार था। हालांकि उसके पिता लगातार ना कर रहे थे, लेकिन मुझे उसे अपना चश्मा देकर थोड़ी राहत मिली। चश्मा बड़ा है, लड़के ने उसे पहनने की कोशिश करते हुए कहा। बड़े चश्मे में उसका चेहरा और भी दयनीय लगने लगा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कमरे में बेहद गर्मी थी। मुझे लगा जैसे मैं भी बीमार पड़ रहा हूं। राघव अब फोन पर बात कर रहा था। मेरे दिमाग में बातें चलती रहीं। तुम यहां किस लिए आए थे? क्या तुम यहां उसे ये दिखाने आए थे कि तुम बड़े आदमी बन गए हो और वो बर्बाद हो चुका है? क्या यही तुम्हारी जिंदगी का हासिल है? तुम्हें लगता है कि तुम उससे बेहतर इंसान हो क्योंकि तुम्हारे पास कार और अच्छा सूट है? गोपाल, राघव ने पुकारा। मैंने आंखें खोलते हुए कहा। क्या? अंदर आ जाओ, राघव ने कहा। मैं उसके ऑफिस में चला गया। मेरे हाथ अपनी जेब में ही थे, चाबियों को कसकर भींचे हुए। प्लान के मुताबिक मुझे बैठने से पहले उसकी टेबल पर कैजुअली कार की चाबी रख देनी थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। जेब में क्या है? राघव ने कहा। उसने देख लिया था कि मेरा हाथ जेब से बाहर नहीं निकल रहा है। ओह, कुछ नहीं, मैंने कहा और चाबी छोड़ दी। मैं उसके सामने बैठ गया। तो तुम रेवोल्यूशन 2020 का रास्ता कैसे भूल गए? क्या हमने तुम्हारे बॉस लोगों को फिर नाराज कर दिया? ओह वेट, तुमने कहा था कि पर्सनल बात है। हाँ, मैंने कहा। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। मैंने अपनी पूरी स्पीच प्लान कर रखी थी। मैं उसे कहना चाहता था कि आरती एक बेहतर जीवन साथी की हकदार है और वो मैं हूं, या ये कि कैसे मैं जिंदगी में कामयाब हो गया जबकि वो नाकाम रहा, या ये कि किस तरह वो लूजर है, मैं नहीं। और इसके बावजूद मुझे लग रहा था कि यदि ये तमाम बातें मैंने कहीं तो लूजर मैं ही साबित होऊंगा, वो नहीं। पेपर का काम कैसा चल रहा है? मैंने कहा ताकि इस अजीब सी खामोशी को तो तोड़ सकूं। उसने अपने हाथ हिलाते हुए कहा, तुम खुद देख सकते हो। अगर पेपर बंद हो गया तो तुम क्या करोगे? राघव मुस्कुराया नहीं। मैंने भी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं। शायद पहले दौर का अंत। मैं चुप रहा। उम्मीद करता हूं कि मुझे कोई इंजीनियरिंग जॉब ना करनी पड़े, शायद मुझे अप्लाई करना पड़े। राघव की थकी हुई सी आवाज खामोश हो गई। मैं समझ गया था कि उसने अभी तक इतनी दूर का नहीं सोचा है। आई एम सॉरी गोपाल, राघव ने कहा। यदि मैंने तुम्हें कभी हर्ट किया हो तो तुम चाहे जो सोचो, मेरी तरफ से कुछ पर्सनल नहीं था। तुम ये सब क्यों करते हो राघव? तुम स्मार्ट हो, तुम हम सभी की तरह पैसा क्यों नहीं कमाते? किसी न किसी को तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा गोपाल, नहीं तो चीजें कैसे बदलेंगे? पूरा सिस्टम ही सड़ा गला है, एक अकेला आदमी क्या कर सकता है? पता है तो?
हम सभी को अपना अपना छोटा मोटा काम तो करना ही होगा। बदलाव के लिए हमें एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। एक वास्तविक रेवोल्यूशन तभी होगी जब लोग खुद से ये पूछना शुरू कर देंगे कि मैंने क्या कुर्बानी दी है। ये तो तुम्हारे अखबार की टैगलाइन लगती है, मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा। वो चुप हो गया। मैं जाने के लिए उठ खड़ा हो गया। वो मुझे बाहर तक छोड़ने आया। मैंने तय किया कि मैं अपनी कार नहीं बुलाऊंगा, बल्कि गली के बाहर तक पैदल चलकर जाऊंगा और वहीं अपनी कार में सवार हो जाऊंगा। तुम आए किस लिए थे? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम यहां केवल मेरा हालचाल पूछने आए थे। मुझे इस इलाके में कुछ काम था, मेरी कार को सर्विसिंग की ज़रूरत थी। मैंने सोचा जब तक मेरी कार दुरुस्त होती है तुमसे मिलाता हूं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ऐसे ही कभी आरती से भी मिल लिया करो, उसने कहा। मैं उसका नाम सुनकर चौंक गया। हाँ, मैंने कहा, वो कैसी है? मेरी भी उससे कुछ समय से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन लगता है वो भी तनाव में है। मुझे उससे बात करनी होगी। तुम्हें भी उससे बात करनी चाहिए, उसे अच्छा लगेगा, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया और उसके ऑफिस से बाहर चलाया। या झिझक रहा था। मैंने फिर समय देखा। 2 घंटे बाद मेरी फ्लाइट थी। मुझे दौड़कर होटल जाना था, पैकअप करना था और फिर सीधे एयरपोर्ट जाना था। अब मैं चलता हूं, मैंने कहा। उसने सर हिला दिया। वो मुझे कार तक ड्रॉप करने बाहर तक आया। रेवोल्यूशन तो जरूर होगी, गोपाल ने कहा। एक दिन हमारा देश बेहतर बनेगा। मुझे पता है, मैंने कहा। आप भी इस बारे में लिखे। अगर गंगा टेक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया तो मैं भी अपनी ओर से कोशिश करूंगा। मैं लोगों को लिफाफे बांटते हुए थक चुका हूं। हमें कुछ बदलाव करना ही होगा, मैंने कहा। इसके लिए सभी को कोई ना कोई कुर्बानी देनी होगी, गोपाल ने कहा। यस, आई अग्री, मैंने कहा। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। बाय सार, गोपाल ने मुझे विदा करते हुए कहा।